नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फोकस स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल में आपको समय समय पर स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा। फोकस स्टडी YouTube चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साइकोलॉजी का सॉल्वर्ड पेपर, मनोविज्ञान का सॉल्वर्ड पेपर। 30 क्वेश्चन है और आप अच्छे से पढ़िए, ध्यान दीजिए। चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, खिलौने की आयु कहा जाता है? किस आयु को खिलौने की आयु कहा जाता है? ऑप्शन ए पूर्व बाल्यावस्था को, ऑप्शन बी उत्तर बाल्यावस्था को, ऑप्शन सी शैशवावस्था को और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है। पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था को दो भागों में बांटा है, एक पूर्व बाल्यावस्था और एक उत्तर बाल्यावस्था, मतलब बाद की और पूर्व पहले की। तो जो पूर्व बाल्यावस्था है इसको खिलौने की आयु भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? वही क्वेश्चन आ गया, जो खिलौने की आयु किसको कहते हैं? पूर्व बाल्यावस्था को। अब यहाँ पूछा गया है कि इनमें से कौन सी विशेषता पूर्व बाल्यावस्था की नहीं है। ऑप्शन ए दल समूह में रहने की अवस्था, बी अनुकरण करने की अवस्था, सी प्रश्न करने की अवस्था, डी खेलने की अवस्था। तो इनमें से कौन सी विशेषता पूर्व बाल्यावस्था की नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दल और समूह में रहने की अवस्था। यह पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, यह तो उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता है। बच्चे उत्तर बाल्यावस्था में जाते जाते दल और समूह में रहना सीखते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं, उनमें डिफरेंस कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन है ए द्रव्यमान, बी द्रव्यमान और संख्या, सी संख्या, डी द्रव्यमान संख्या व क्षेत्र। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान संख्या व क्षेत्र। बच्चे उत्तर बाल्यावस्था में इन तीनों में अंतर करना जानने लग जाते हैं, समझने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का अर्थ है, विकास का क्या मतलब होता है? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है विकास का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन ए परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, बी अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, सी अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ऑप्शन डी परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला को विकास कहते हैं। विकास क्या है? संरचनात्मक परिवर्तन शारीरिक आकार एवं कार्यात्मक में उन्नयन को इंगित करता है। समझ में आया दोस्तों? विकास क्या है? अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों को विकास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब यहाँ विकास से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? ओके, यहाँ 4 ऑप्शन है, 3 तो सत्य है और एक असत्य है। तो आपको वो जो सत्य नहीं है वो बताना है। ऑप्शन ए विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, ऑप्शन बी विकास उकसाने और बढ़ावा देने से नहीं होता है, सी विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, ऑप्शन डी विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है। ये क्या है? सत्य नहीं है, क्योंकि विकास तो उकसाने से होता है। क्योंकि कई बच्चों क्या होता है, कई बार बच्चे अपनी सर्कल में रहते हैं तो कुछ बच्चे दूसरों की मजाक उड़ा देते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, ऐसी चीज़ों को पॉजिटिव ले जाते हैं, सकारात्मक बोलते हैं जिसको। तो बच्चे उससे प्रेरित हो जाते हैं। समझ में आया? तो नेक्स्ट है,
निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है। अब इसमें भी वही है कि कौन सा ऑप्शन विकासात्मक कार्य, कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है, उसके अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन ए सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना। ऑप्शन बी पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। सी व्यक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। डी अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। ये बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे ये चीज़ें नहीं सीख सकते। जो पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाएं हैं वो बड़े होकर ही सीख पाएंगे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित प्राप्त करना प्रायः क्या कहलाता है। इसका मतलब क्या है, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित प्राप्त करना। ऑप्शन ए सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में लाभकारी होता है। बी कुल मिलाकर हानिकारक होता है। सी दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है। ऑप्शन डी लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। ये बहुत ही इजी है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कि लाभकारी हो या हानिकारक यह किस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस विधि का प्रयोग किया गया है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है 5 वर्ष का राजू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखना। ये बहुत बार सीटेट में भी आ चुका और रीट में भी आया हुआ है। 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार यह घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है और राजू बिजली की गर्जना सुनकर फिर से उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है। और यहाँ पे ऑप्शन है शास्त्रीय अनुबंधन, बी क्रिया प्रसूत अनुबंधन, सी प्रयत्न एवं भूल, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत इससे संबंधित है। और दोस्तों आपको पता होगा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था, ये दिया था पावलोव ने सन 1904 में। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ये दिया था वी.एफ. स्किनर ने। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत दिया था कोहलर ने, थॉर्नडाइक ने, सॉरी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है। देखो दोस्तों, 2 प्रकार के दंड बताए गए हैं, नकारात्मक दंड होता है, एक सकारात्मक दंड। तो यह पूछा गया है कि इनमें से कौन सा उदाहरण सकारात्मक दंड का है। ऑप्शन ए मित्रों के द्वारा उपहास, बी मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, सी मीन मेख निकालना बंद करना, डी इनमें से सभी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मित्रों के द्वारा उपहास, मतलब मजाक उड़ाना। मैंने बताया था अभी पहले, ये सकारात्मक दंड है। जब बच्चा अपनी मंडली में रहता है ना, तो कुछ बच्चे किसी बच्चे की मान लो उसकी ज़्यादा मजाक उड़ा देते हैं, कोई भी कमी निकालते हैं, तो क्या होता है बच्चे को वो चीज़ प्रेरित करती है ना, प्रेरित करेगी तो वो क्या हो गया, एक तरह से सकारात्मक दंड हो गया उसके लिए। वो उस चीज़ को पूरा करने की कोशिश करेगा, है ना। दंड अभिप्रेरणा का क्या है, एक बाह्य स्रोत है, और सकारात्मक दंड बालकों को क्या करता है, बालकों को अधिगम के लिए प्रेरित करता है। ओके दोस्तों, सकारात्मक दंड क्या करता है, अधिगम के लिए प्रेरित करता है, इसलिए ये सकारात्मक दंड का उदाहरण है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एवं प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। अभिप्रेरणा और प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है, ये देखना है। ऑप्शन ए ये व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, बी ये शरीर की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, सी ये मनोवैज्ञानिक आकांक्षाओं को प्राप्त करने में सहायता करता है, डी है ये व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है, ये इससे संबंधित नहीं है, क्योंकि यह अप्रिय स्थिति से पास रखेगा। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये 2-3 बार सीटेट में भी आया हुआ है, तो ध्यान से देखिए। किस उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा अभ्यस्तता, ऑप्शन नंबर ए। इसका मतलब गेरेट एक मनोवैज्ञानिक थे, गेरेट, जिन्होंने बोला था जो व्यवहार हम बार बार दोहराते हैं ना, वो क्या हो जाता है, स्वचालित बन जाता है और वो अपनी आदत बन जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, आदत कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। मैं सभी जो भी जितने भी मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, ये सभी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बनाए गए हैं। ओके, तो ध्यानपूर्वक वीडियो को अच्छे से देखिए दोस्तों, ये आपके लिए लाभकारी साबित होने वाले हैं। अब देखो, विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, इसमें आप एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपको। ऑप्शन ए, दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। ऑप्शन बी, किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़तापूर्वक व्यवहार। किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन एवं स्वीकृति। डी है, संदेश के साथ साहचर्य स्थापित करना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कि ये बिल्कुल रॉन्ग है। दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, ऐसे करने से बच्चे कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। ओके, ये सभी चीज़ें प्यार से होती है, हम बच्चों के ऊपर दबाव बिल्कुल भी नहीं बना सकते। और अभिवृत्तियाँ क्या है, ये पूर्ण रूप से स्थायी नहीं होती है। उसमें क्या होता है, या यथानुकूल कभी कभी परिवर्तन आ जाते हैं और लाए जाते हैं। समझ में आ रहा है, ये चीज़ें क्या है, वांछित परिवर्तन लाने के लिए माता पिता, अध्यापक और समाज के सभी उत्तरदायी जो सदस्य हैं, विद्यालय में विद्यालय का जो माहौल है, ये सभी मिलकर क्या करते हैं, प्रयास करते हैं इसके लिए कि अभिवृत्तियों में परिवर्तन लाया जाए। ओके, नेक्स्ट है, उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब ये आया है उपलब्धि अभिप्रेरक। सबसे पहले तो आपको समझ में आना चाहिए कि उपलब्धि अभिप्रेरक क्या है। इसका मतलब है उत्कृष्टता के मानकों को प्राप्त कर लेने की इच्छा। जो उत्कृष्ट जो आप चाहते हो, उसके मानकों को प्राप्त कर लेने की इच्छा को क्या बोलते हैं, उपलब्धि अभिप्रेरक। ऑप्शन ए है, उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट ऑप्शन है, यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जा सकता है। ऑप्शन सी है, यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक भी कहा जा सकता है। करेक्ट है। और लास्ट है, इनमें से सभी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी आंसर सही है। उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए भी आवश्यक है। ऑप्शन बी भी सही है और सी भी सही है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। किस चीज़ में रुचि लेना प्रारंभ करते हैं, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है धर्म में, बी मानव शरीर में, सी यौन संबंधों में, डी विद्यालय में। अब ये 6 से 10 वर्ष की आयु आप समझ जाओ बाल्यावस्था होगी, और इस अवस्था में बच्चे कहाँ पे ज़्यादा रुचि दिखाते हैं अपनी, ये ऑप्शन करेक्ट होगा डी विद्यालय में, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे धर्म, मानव शरीर, यौन संबंध इन सब से अपरिचित रहते हैं। ओके, और उनकी रुचि कहाँ रहती है, विद्यालय में रहती है। ओके भाई, समझ में आया दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। ओके, नेक्स्ट, कौन कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर है। ये क्वेश्चन मैंने जो वीडियो कल बनाया था उसमें भी ये आया हुआ है, रिपीट किया हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा सिद्धांत है, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा, ये डायरेक्टली बोल देता हूँ, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। कल मैंने 2 मनोसामाजिक और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत बताए थे, एक इरिक्सन का और एक है मनोविश्लेषणात्मक। किसका सिद्धांत है, ये है सिगमंड फ्राइड का। और सिगमंड फ्राइड कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ के रहने वाले थे, ये थे ऑस्ट्रिया के। ओके, नेक्स्ट है, कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वो खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्न में से कौन प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बालकों को जब गुस्सा आता है तो वो क्या करते हैं,
कहीं पे अच्छा महसूस करने के लिए वो खेलने चले जाते हैं, कुछ भी मान लो समायोजित करते हैं ना, तो ये इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है प्रक्षेपण, बी है विस्थापन, सी प्रतिक्रिया निर्माण, डी है उदातीकरण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा विस्थापन। और विस्थापन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है विस्थापन में मनुष्य क्या करता है, कष्टपूर्ण स्थिति या समस्या का सामना करने के स्थान पर उससे पलायन कर जाता है। समझ में आया? जो भी उनके सामने जो भी कष्टपूर्ण स्थिति रहती है उससे पलायन कर जाता है, उस स्थिति को छोड़ के और कहीं कार्यों में बिजी हो जाता है, तो इसको विस्थापन बोलते हैं। जैसे बच्चे बताए गए हैं, बच्चे अपना गुस्सा जब उनको गुस्सा आता है तो वो खेलने के लिए चले जाते हैं, तो गुस्से को भूल जाते हैं। नेक्स्ट है समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। ये समायोजन किसको बोलते हैं? समायोजन का मतलब है अपने आप को ढालना, मतलब सामंजस्य बनाना। ओके, तो इसमें पूछा गया है समायोजन से तात्पर्य है स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। अब ऑप्शन है दूसरों को, प्रेरकों को, उद्देश्यों को या आवश्यकताओं को। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आवश्यकताओं को। इसका मतलब है किसको संतुष्ट किया जाएगा? अपनी आवश्यकताओं को, क्योंकि समायोजन हम तभी करेंगे, हमारी बहुत सारी आवश्यकता होती है, तो आवश्यकताओं के लिए ही समायोजन करेंगे। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? भावनात्मक बाधाओं को प्रदर्शित नहीं करता है, तो ऑप्शन ए है बाल अपराध, बी है कमजोरों को डराने वाला, सी है भगोड़ापन, और यहाँ पे डी है स्वालीनता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्वालीनता, क्योंकि ये इस प्रदर्शित नहीं करता है। बाकी बाल अपराध, कमजोरों को डराने वाला, भगोड़ापन, ये क्या है, भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित करते हैं और स्वालीनता प्रदर्शित नहीं करती है। नेक्स्ट है निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। निःशक्त मतलब आप समझ सकते हो, जो कुछ भी नहीं कर पाते हैं, दिव्यांग बोल सकते हैं उनको, तो इन बालकों की शिक्षाओं के लिए क्या प्रावधान किया जा सकता है? ए है समावेशी शिक्षा द्वारा, बी मुख्य धारा में डालकर, सी समाकलन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, समावेशी शिक्षा द्वारा। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है ऐसी शिक्षा जहाँ पे निःशक्त बालकों, सामान्य बालकों को और वंचित जो निःशक्त बालक होते हैं इनको एक जगह शिक्षा दी जा सके, एक प्लेटफॉर्म पे इनको एक समान शिक्षा दी जा सके। ओके, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? मानसिक मंदता की विशेषता कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए है बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना, बी है धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को न कर पाना, सी है वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई, डी है अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। ये क्या है, मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है, बाकी सभी मानसिक मंदता की विशेषता है। और मानसिक मंदता में क्या है, जड़ बुद्धि तथा मूढ़ बालक होते हैं वे शामिल होते हैं, और यह अपनी मानसिक मंदता के कारण सही गति से सीख नहीं पाते हैं, और इनकी बुद्धि लब्धि 80 से 90 के 80 से 90 के बीच पाई जाती है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? अब देखो, विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण रहेगा? ऑप्शन ए है सहशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रुचियों की भिन्नता, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें अध्यापक की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट रहती है और विद्यालयी वातावरण। ओके, नेक्स्ट है कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है। कमजोर वर्ग के बालक किससे बोलते हैं? इसमें ऑप्शन ए है ऐसे अभिभावकों के बालक जिनकी वार्षिक आय कम है, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो वंचित वर्ग में आते हैं, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो गरीबी रेखा के नीचे की सीमा में आते हैं, डी है ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
ऐसे अभिभावकों के बालकों से कि जो कि वंचित वर्ग में आते हैं, वंचित वर्ग जिनको अपनी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती है, जो इनको चाहिए होती है वो चीज़ें उनको नहीं मिल पाती है। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए बालकों की विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी और अध्यापक का आवश्यक अनुपात क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 40। 1:40 विद्यार्थी और अध्यापक और विद्यार्थियों का अनुपात रहेगा। 40 बालकों के ऊपर एक अध्यापक रहेगा। नेक्स्ट है, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। ये इससे संबंधित नहीं है, बाकी तीनों इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? शिक्षण के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए है, शिक्षण में सुधार किया जा सकता है। बी, शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है। सी, शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है। डी है, शिक्षण अनुवेशन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा शिक्षण अनुवेशन है। ये बिल्कुल शिक्षण ये है, ये सत्य कथन नहीं है, क्योंकि शिक्षण अनुवेशन नहीं होता है। बाकी शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, ये करेक्ट है। शिक्षण से औपचारिक या अनौपचारिक है, बिल्कुल करेक्ट है। शिक्षण विज्ञान के साथ साथ एक कला भी है, वेरी गुड, ये बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। अब ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनसीईआरटी 2005 है, इसमें गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत किसको अधिक महत्व दिया गया है? ए, भौतिक संसाधनों को। बी, शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को। सी, बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभवों को। बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को अधिक महत्व दिया गया है एनसीईआरटी 2005 में, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ भी है। ऑप्शन नंबर ए, कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक। बी, विद्यालयी शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा संचालन का। सी, प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं को ऐच्छिक। डी है, इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक, ये संबंधी सुधारों को क्या सुझाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो कि दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए बहुत ही आवश्यक है? कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। बी, विद्यालयी शिक्षा के विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन। सी, वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं। डी, विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। ये क्या है? दबाव को कम करने के लिए एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि परीक्षाओं के माध्यम से बालकों का क्या होता है, मूल्यांकन किया जाता है। और 2 परीक्षाओं के माध्यम से, जैसे अधिक दूरी अंतराल पे, जैसे 2 परीक्षा में ज़्यादा अंतराल कर देंगे तो बालक के ऊपर क्या हो जाएगा, अधिक दबाव आ जाता है। तो सबसे अच्छा है कि सतत मूल्यांकन के द्वारा बालकों का दबाव कम किया जा सकता है। ओके दोस्तों, तो सतत मूल्यांकन बहुत ही जरूरी है, तो इसलिए कम अवधि की परीक्षाओं में क्या है, अंतरण, इस सफलता के लिए बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट है, मूल्यांकन का उद्देश्य है। मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? और दोस्तों, मूल्यांकन का मतलब क्या है? विद्यार्थी के ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोप्रेरित क्षेत्र को परखने के लिए निरंतर चलने वाली क्या है, ये एक प्रक्रिया है। उसके जो ये सभी क्षेत्र है, ज्ञानात्मक, भावात्मक, इनके क्षेत्रों को परखने की क्या है, एक निरंतर प्रक्रिया है। और मूल्यांकन का क्षेत्र क्या होता है, विस्तृत होता है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा डी, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण प्रदान करना। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं?
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके 2021 रीट में आ सकता है। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? प्राइमरी विद्यालयों के बालकों के लिए किसे बेहतर मानते हैं? एक ए है वीडियो अनुरूपण, बी प्रदर्शन, सी स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, डी इनमें से सभी। तो इनमें से चारों में से सबसे बेटर ऑप्शन होगा सी, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। क्योंकि बालक जो प्राइमरी बालक होते हैं वो अगर खुद से स्वयं के द्वारा जो अनुभव करते हैं, कुछ गतिविधियों में भाग लेते हैं, कुछ अपनी तरफ से बनाते हैं, तो उससे वो ज़्यादा सीखते हैं। तो यहाँ पे सबसे अच्छा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। ओके दोस्तों, धन्यवाद। और मैं 2 क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में इनका आंसर दीजिएगा। खेल विधि के प्रतिपादक कौन थे? पहला क्वेश्चन है खेल विधि के प्रतिपादक कौन थे? दूसरा है सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? सूझ का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? ओके दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, आप मिलेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो, जिससे कि सबको इस वीडियो का लाभ मिल सके। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।